गुड मॉर्निंग। तो आज की न्यूज हम स्टार्ट करते हैं। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? ए ऑप्शन है आशा, बी ऑप्शन है धाकड़, सी ऑप्शन है उज्ज्वला और डी ऑप्शन है बीरा मंगाई बेलू नाचियार। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, बीरा मंगाई मंगाई बेलू नाचियार। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इनके बारे में कुछ। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 12 दिसंबर 2023 को चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर बीरा मंगाई वेलु नाचियार है। वे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थीं। इस गेम का आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया। इसमें 5500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया तथा पहली बार इन खेलों में स्क्वैश को शामिल किया गया। आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में माध्यमिक विद्यालय के 17 वर्ष से कम उम्र के छात्र तथा महाविद्यालय के 21 वर्ष से कम उम्र के छात्र शामिल होते हैं। अब आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में माध्यमिक विद्यालय के 17 वर्ष से कम उम्र के छात्र तथा महाविद्यालय के 21 वर्ष से कम उम्र के छात्र शामिल होते हैं। अब आगे देख लेते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से की थी। वर्ष 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया। इस गेम के पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए जा चुके हैं। देखिए इसमें कहाँ हुआ है। 2018 में हरियाणा विजेता था, 2019 में महाराष्ट्र विजेता हुआ, 2020 में भी महाराष्ट्र विजेता था, 2021 में हरियाणा विजेता था, 2022 में महाराष्ट्र विजेता था। अब आगे देखते हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 7 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी तथा इसका शुभंकर उज्ज्वला है। पहले खेलो इंडिया गेम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस खेल में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों ने भाग लिया था। अब आगे देखते हैं, अगली न्यूज है। हिम तेंदुए की सर्वाधिक जनसंख्या भारत के किस क्षेत्र में है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, लद्दाख में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान भारत में हिम तेंदुए की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की। भारत में हिम तेंदुए की जनसंख्या का आकलन SBAI कार्यक्रम ने भारत में 718 हिम तेंदुए की संख्या की जानकारी दी है, जिससे ऐसा करने वाला यह पहला वैज्ञानिक अभ्यास बन गया है। आगे देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII इस अभ्यास के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है, जो हिम तेंदुए रेंज वाले राज्यों और 2 संरक्षण भागीदारों तथा अन्य के सहयोग से किया गया था। आगे देखते हैं। इसमें एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी अनुमानित संख्या लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 है। आगे देखते हैं। हिम तेंदुए का निवास स्थान पूरे एशिया में 12 देशों में फैला हुआ है। अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। भारत में हेमिस नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं जहां हिम तेंदुआ पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लाभ योजना की शुरुआत की है? ए है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है राजस्थान। आइए देखते हैं।
आपका सी ऑप्शन सही है, ओडिशा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें इसके बारे में। उड़ीसा में लगभग 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लाभ योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। लाभ LABHA लघु बाण त्याज्य द्रव्य क्रय का संक्षिप्त रूप है। लघु वन उपज MFP के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वन उपज के लिए प्रति वर्ष MSP निर्धारित करेगी। जनजाति प्राथमिक संग्राहक ओडिशा लिमिटेड के जनजाति विकास सहकारी निगम द्वारा प्रतिबंधित खरीद केंद्रों के माध्यम से लघु वन उपज को MSP पर बेचेंगे। अब आगे देखते हैं। लाभ योजना महिला स्वयं सहायता समूहों SHG के साथ सहयोग करेगी, जिससे ज्यादातर आदिवासी महिलाओं को फायदा होगा, जो 99% प्राथमिक संग्राहक हैं। इकट्ठा की गई राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से लाभार्थी के खाते में पहुंचा दी जाएगी, जिससे SHG या नामित एजेंसियों को 2% कमीशन मिलेगा। लाभ योजना का उद्देश्य आदिवासियों को सशक्त बनाकर और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता को कम करते हुए संकट विक्रय को समाप्त करना है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? ए ऑप्शन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन है, नई सरकार के गठन होने से पहले। सी ऑप्शन है, हर 6 वर्ष में। और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही है। अब आगे देख लेते हैं। राज्यसभा में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं शिक्षाविद सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। ये है सतनाम सिंह संधू है, ये इन्हीं को मनोनीत किया गया है। अब देख लेते हैं आगे कुछ चीजें इनके बारे में। संधू ने 2001 में मोहाली के लांडरा में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेज CGC की स्थापना की थी। संधू एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2012 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। संधू अपने 2 गैर सरकारी संगठनों इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन और न्यू इंडिया डेवलपमेंट NIT फाउंडेशन के माध्यम से स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्यसभा राज्यों की सदन होती है, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति भी शामिल होता है। अब आगे देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राष्ट्रपति को कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। आगे देखते हैं। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा नवनिर्वाचित सदस्य सदन में 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने US इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब अपने नाम किया? ए ऑप्शन है संजीत, बी ऑप्शन है नमन तंवर, सी ऑप्शन है मनदीप जांगड़ा और डी ऑप्शन है आशीष। देख लेते हैं। आपका ऑप्शन सी सही है, मनदीप जांगड़ा। यह है मनदीप जांगड़ा जी। अब आगे इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने अमेरिकी नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन NBA की इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट चैंपियनशिप में जीत हासिल की। जांगड़ा की यह जीत वाशिंगटन के टॉप टेनिस सिटी में अमेरिकी गेरार्डो एस्क्विवेल के खिलाफ एक मुकाबले के बाद हुई। दीपक जांगड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों के 2014 ग्लासगो संस्करण में रजत पदक जीता, जो एक मुक्केबाज के रूप में उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को उजागर करता है।
ये मनदीप है, ठीक है, दीपक की जगह मनदीप है। ये मनदीप जी हैं, दीपक नहीं है। अब आगे देखते हैं। नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एनबीए, जिसका मुख्यालय फ्लोरिडा में है, जो पेशेवर मुक्केबाज मैचों के लिए मंजूरी देने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है। अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 30 जनवरी, बी ऑप्शन है 31 जनवरी, सी ऑप्शन है 1 फरवरी और डी ऑप्शन है 2 फरवरी। आइए देखते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, 31 जनवरी को मनाया जाता है। अब आगे जान लेते हैं कुछ चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस हर वर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है, जो जेब्रा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए समर्पित एक कार्यक्रम है। अपनी काली और सफ़ेद धारीदार पट्टियों से आसानी से पहचाने जाने वाला यह अनोखा जानवर अफ्रीका के वन्यजीवन और पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस की स्थापना जंगलों में जेब्रा की घटती जनसंख्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए की गई थी, विशेष रूप से ग्रेवी जेब्रा के, जिसे संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आगे देखते हैं हम। जेब्रा मुख्य रूप से केन्या और इथियोपिया के अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र और नामीबिया, अंगोला और दक्षिणी अफ्रीका के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। जेब्रा के 3 अलग-अलग प्रजातियां हैं: ग्रेवी जेब्रा, मैदानी जेब्रा और पहाड़ी जेब्रा। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।